नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम के चुनावी दौरे पर हैं और इस बीच दूसरे दिन जोरहाट जिले के तियोक विधानसभा में बूथ स्तर की बैठक में सीएम बघेल शामिल हुए, जहां पर बूथ ट्रेनिंग संकल्प शिविर का उन्होंने शुभारंभ किया। वंदे मातरम के साथ शुरू हुए इस शिविर में 2000 से भी ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे और असम के इस क्षेत्र में पहली दफा ऐसा रहा है जब कांग्रेस की सक्रियता बूथ स्तर पर देखी जा रही हो। असम गण परिषद और बीजेपी के गठबंधन के प्रभाव वाले इस क्षेत्र में विकास उपाध्याय के लगातार भ्रमण और बैठकों की वजह से ये स्थिति बनी है कि कांग्रेस पार्टी में लोग पूरे उत्साह के साथ इस बार के चुनाव में आगे बढ़कर के शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय असम के चुनावी दौरे पर हैं और लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उनमें जोश भरने का काम कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों की पीठ भी थपथपाई और हड़काया भी। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि परफॉर्म नहीं करने वाले लोगों को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में बैठक के दौरान अधिकारियों से यह कहा है कि मैंने पहले भी कहा है, फिर दोहरा रहा हूं, हम प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। मैं भी अपना मूल्यांकन करता हूं और काम में कहीं कोई कसर रह जाती है तो हम प्रदेश का अहित करने का पाप करेंगे। मैं भी अपना मूल्यांकन करता हूं, क्योंकि हम हैं सब जनता के लिए, प्रदेश के विकास के लिए। काम में कहीं भी कसर अगर रह गई तो हम प्रदेश का अहित करने का पाप करते हैं और इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी पूरी क्षमता झोंक के, हमारी योग्यता, हमारी कर्मठता, हमारा समर्पण, हमारा परिश्रम पूरी ईमानदारी के साथ प्रदेश की प्रगति, विकास और जनता के कल्याण में हो। अब इसमें जो चर्चा होती है उसमें मेरा कोई राग द्वेष नहीं है, सब बराबर हैं, मैं सबको बराबर मानता हूं। जो अच्छा काम करेगा हम पीठ थपथपाएंगे, अच्छा काम करने वालों की हमें जरूरत है, प्रदेश को जरूरत है। और जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको अधिकार ही नहीं कि वो फिर इन पदों पर रहकर काम। वहीं छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत 9 फरवरी को सूरजपुर और कोरिया जिले के प्रवास पर रहने वाले हैं। मंत्री भगत 9 फरवरी को सवेरे 10 बजे अंबिकापुर से प्रस्थान करेंगे और दोपहर 2 बजे सूरजपुर जिले के गांव खरसुरा पहुंचेंगे। वहां पर आयोजित क्रिकेट मैच प्रतियोगिता के समापन समारोह में वो शामिल होंगे। वो दोपहर 3:30 बजे सूरजपुर के कॉलेज ग्राउंड में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन करेंगे और मंत्री भगत शाम 4 बजे सूरजपुर के बैकुंठपुर जिला कोरिया के लिए वो वहां से रवाना होंगे और वहां पर अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंत्री भगत रात में 9 बजे अंबिकापुर पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश का एक युवा खेल जगत में राज्य का नाम रोशन कर रहा है और गुवाहाटी में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ी सुनील डावर ने स्वर्ण पदक जीता है, जिसे लेकर के प्रदेश की खेल मंत्री समेत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस कीर्तिमान पर सुनील को बधाई दी है। बताते चले कि गुवाहाटी में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में सुनील डावर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 मिनट 48.46 सेकंड के समय में 1500 मीटर की दौड़ पूरी करके नया मीट रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है, जिसे राज्य की मंत्री यशोधरा राजे और सीएम शिवराज चौहान ने ट्वीट करके बधाई दी है।
मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं, जहां वो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं और इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में लोग भी नजर आए। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी की केंद्र सरकार की खूब तारीफ भी की और कहा कि हमारा अन्नदाता सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़े, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। मित्रों, पिछला विधानसभा चुनाव 5 साल पहले जो था, वो चुनाव संक्रमण के दौर का चुनाव था। कांग्रेस और कम्युनिस्ट अस्ताचल की ओर थे, समाप्ति की ओर थे, और भारतीय जनता पार्टी उस समय अपना आधार जमा रही थी, पैदा हो रही थी, पौधे के रूप में पल्लवित हो रही थी। इसलिए ममता दीदी ने जो भी दादागिरी करनी थी कर ली। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना आकार लिया। लोग नहीं मानते थे उस समय कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें लेके आ जाएगी। लोकसभा में हाफ और विधानसभा में ममता दीदी 7। साफ दिख रहा है मुझे। मैं 31 साल से मध्य प्रदेश में अब प्रशिक्षण पर राजनीति शुरू हो गई है। विधायकों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम को लेकर के वार पलटवार शुरू हो गया है, जिसे लेकर बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर तंज कसा था और प्रशिक्षण की बात कही थी, जिस पर अब कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने पलटवार किया है और सबसे पहले ट्रेनिंग की जरूरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को है। ऐसा उन्होंने कहा है कि इन्हें देश चलाने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। बीजेपी को तो अपने विधायकों को देना है प्रशिक्षण, क्योंकि इसमें बहुत से कांग्रेस से छोड़ के जो लोग गए हैं, इनको झूठ बोलना नहीं आता। तो ये एक्चुअली ये करना चाहते हैं कि जैसे हमारे पुराने विधायक झूठ बोलते हैं, आप भी सीखो झूठ बोलना। तो एक तो इनका प्रेसिडेंट का उद्देश्य केवल ये है। और रही राहुल गांधी जी को प्रशिक्षण देने की बात, तो पहले भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को प्रशिक्षण दिलाए मनमोहन सिंह जी से, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं आज की तारीख में। वजह यह है कि इनको देश चलाना नहीं आता। पहले नोटबंदी कर दी, लोग परेशान हो गए, फिर जीएसटी अनाप शनाप तरीके से लगा दिया। उसके बाद इनने कहा था कि हम डीजल पेट्रोल 30-35 रुपए में बेचेंगे, हमारी सरकार बनेगी। तो इतनी महंगाई हो गई उस ज़माने में, जब 50-60 था मनमोहन सिंह जी के उसमें 2014 के इलेक्शन पहले। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने शराबबंदी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए। नशा बर्बादी का कारण है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद, क्योंकि प्रदेश में शराब से ही इनकम होती है, राजस्व आता है। प्रदेश में साल भर में 72,000 करोड़ रुपए वेतन भी देना होता है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री नर्मदा परिक्रमा के दौरान अलीराजपुर में पहुंचे और रात्रि विश्राम उन्होंने वहां पर किया। सुबह परिवार जनप्रतिनिधियों के साथ गार्डन में नर्मदा माता की पूजा अर्चना करते हुए आरती भी की गई और उसके बाद प्रेस वार्ता की गई। शराब नशा किसी भी प्रकार का हो, वो बर्बादी का कारण है और इसलिए बंद होना ही चाहिए। लेकिन चूंकि प्रशासन की व्यवस्था जो है, इससे जो इनकम होती है उसके कारण मजबूर होते हैं। लेकिन हम विकल्प ढूंढ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चलाया है, पहले भी चलाया, अभी भी उन्होंने रतलाम से शुरू किया। कोई नहीं चाहता है कि नशा होना चाहिए, और हम जिस दिन हमारे विकल्प ढूंढ रहे हैं और इसको नशा मुक्ति होनी चाहिए। तो आप इसमें क्या मानते हैं कि नशा मुक्ति होना चाहिए या फिर बंद ही होना चाहिए? बंद भी होना चाहिए ना, लेकिन सरकार को अभी 72,000 करोड़ रुपए वेतन देते हैं कर्मचारियों हर साल। बजट का कितना? 72,000 करोड़। तो वो भी स्थिति देखना है। और इसलिए दूसरा, आजकल जरा सा टैक्स लगा नहीं सकते, लगाया कि वो भी हो जाता है। तो वो सब चीजें देखते हुए, सरकार की स्थिति देखते हुए, चलन करते हुए हम धीरे धीरे इसको कम कर रहे हैं। और इसलिए दुकानें कम से कम की। नर्मदा किनारे तो 5-5 किलोमीटर नर्मदा शिवराज सिंह जी ने, मुख्यमंत्री जी, बंद किया है। और
महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक कल होनी है, जिसमें भस्म आरती में दर्शन को लेकर के फैसला लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार बीजेपी विधायकों के प्रशिक्षण शिविर से पहले दर्शनों को लेकर के फैसला लिया जा सकता है और इसका युवा कांग्रेस ने जमकर विरोध किया है। वहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये प्रशासन का काम है, प्रशासन को फैसला लेना है, किसी की मांग से शासन प्रशासन नहीं चलता है। वहीं कलेक्टर ने ये कहा है कि 1-2 दिन में इस पर फैसला ले लिया जाएगा। देखिए, भस्म आरती एक बहुत महत्वपूर्ण हमारी जो धार्मिक परंपरा है और उज्जैन की परंपरा है, उसका भाग है। और जब से कोरोना की स्थितियां थोड़ी सामान्य हुई हैं, तब से लगातार ये मांग चली आ रही है कि भस्म आरती को चालू किया जाए। इसके साथ साथ शहर से के कई सारे व्यवसाय हैं, चाहे होटल हों या इस प्रकार के जो व्यवसाय हैं, वो भी इस पर काफ़ी निर्भर रहते हैं। तो हमारे द्वारा विचार किया जा रहा है कि अगले सप्ताह से जो है भस्म आरती हम लोग लिमिटेड तरीके से कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ में शुरू करें और आज कल में विचार करके सभी पक्षों से एक बार चर्चा करके इस पर 1-2 दिन में निर्णय निश्चित रूप से लिया जाएगा। कांग्रेस का काम है, कांग्रेस को जो करना चाहिए वो तो करती नहीं है और जो नहीं करना चाहिए वो कर देती है। इसलिए कांग्रेस का काम वो एक सशक्त अपोजिशन की भूमिका निभाती रहे और उसका काम विरोध करना है, इसलिए उसको करना भी चाहिए। उनकी मांग है 14 के बाद भस्म आरती परमिशन। अब उनकी मांग से कोई शासन प्रशासन नहीं चलता है। उन्हें यदि कोई वाद दिया है तो उस वाद पे प्रशासन विचार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में राशन वितरण करने वाले दुकान संचालकों ने विरोध प्रदर्शन किया और अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। धरने के दौरान राशन बांटने वाले पीओएस मशीनों को भी सामने रखा गया और धरने के बाद रैली निकाली। साथ ही पीओएस मशीनों को भी खाद्य विभाग में जमा करने के लिए पहुंचे, जहां पर अधिकारी मौजूद न होने के चलते सभी राशन दुकान संचालक उदास होकर के वापस अपना धरना स्थल पर पहुंचे और नारेबाजी की गई। परंतु आज दिनांक तक कई वर्षों से हमारे कर्मचारियों को ना तो शासन की कोई सहायता राशि उत्पन्न होती है और ना ही हमको आज तक कोई आश्वासन देते हैं। हमेशा जब भी हमारा आंदोलन होता है, हाँ अगली बार आपको पक्का कर देंगे, शासन के कर्मचारी घोषित कर देंगे। और सबसे बड़ी विसंगति जो आज हमारे पूरे मध्य प्रदेश में जो है, वो पूरे हमारे पीडीएस के जितने भी विक्रेता हैं, उनके संग में सबसे ज़्यादा समस्या जो है यह उन्होंने पूरा अंत जब ये अन्न उत्सव मनाया उसमें हो या कोविड-19 जैसे इतना खतरनाक जो पूरा विश्व के घेरे में था पूरा विश्व, उस स्थिति में भी हमारे विक्रेताओं ने पूरा माल को वितरण किया, जनता को वहाँ तक घर तक उनको राशन भोजन भेजा गया। मगर परंतु आज दिनांक तक उसका कोई कमीशन हमारे संस्थाओं को नहीं मिला, ना हमारे कर्मचारियों को मिला। अच्छा, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है, जो भी मांगे हैं, तो आप क्या करने वाले हैं आगे चल के? हमारा यदि शासन हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम आगे आंदोलन को उग्र रूप देंगे, उसमें चाहे हमको आत्महत्या या दाह संस्कार क्यों न करना पड़े। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसान मोर्चा के मध्य प्रदेश के प्रभारी ने ये कहा है कि मध्य प्रदेश के किसानों की भूमिका किसान आंदोलन में इतनी ज़्यादा नहीं है, इतने ज़्यादा सक्रिय मध्य प्रदेश के किसान नज़र नहीं आ रहे हैं और इस वजह से अब मध्य प्रदेश में संगठन का एक बार फिर से संगठन में जान डालने के लिए नए ऐसे लोगों को चुना जाएगा जिन लोगों का संदेश आखिरी व्यक्ति तक पहुंच सके। अक्षय पंडित ने यह माना है कि किसान आंदोलन में भूमिका उतनी ज़्यादा सक्रिय मध्य प्रदेश के किसानों की नहीं है जितनी की होनी चाहिए थी। देश में जब चक्का जाम हुआ तो उस दौरान भी मध्य प्रदेश में जगह जगह पर चक्का जाम की स्थिति वैसी नहीं देखने को मिली जैसी हरियाणा और पंजाब में देखने को मिली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के बादशाहगुड़ा इलाके में एरिया डोमिनेशन के दौरान एसटीएफ का एक जवान तर्रेब में प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल जवान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार सर्चिंग के दौरान जवान प्रेशर आईईडी की चपेट में आ गया था और हादसे में जवान के दोनों पैर बुरी तरह से घायल हो गए थे और बासागुड़ा में प्राथमिक उपचार के बाद जवान को बीजापुर अस्पताल में रेफर किया गया था। इस दौरान अस्पताल पहुंचने से पहले ही एसटीएफ के ब्लैक पैंथर में पदस्थ जवान मोहन नाग शहीद हो गए और इस दौरान बस्तर आईजी सुंदर राजवी ने यह जानकारी दी है
कि बीजापुर के अंदरूनी इलाके में एसटीएफ, डीआरजी, एसएफ के जवान संयुक्त रूप से नक्सल विरोधी अभियान के तहत नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त किया गया और साथ ही बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव भी बरामद किए गए। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बीजापुर जिला का बासागुड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत पत्तगलूर गाँव में एक आईडी बेस्ट में हमारे एसटीएफ के जवान मोहन नाग घायल हुआ। बाद में उपचार के दौरान उनका घायल के कारण से शहीद हो गए थे। उसका आज अंतिम सलामी वर्ग देकर उनके गृह ग्राम बड़े डूंगर जिला कोंडागांव के लिए उनके पार्थिव शरीर को रवाना की गई है, जो अंतिम सलामी में शहर के सभी गणमान्य नागरिक, महापौर एवं वरिष्ठ अधिकारी सभी उपस्थित रहा। कल की घटना में जो शहीद जो जवान के जिनके साथी और अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी आज सलामी में उपस्थित रहा। जो कल का अभियान काफ़ी कोर इलाका में जो संचालित किए गए थे, इस पर एसटीएफ, डीआरजी, कोबरा, सीआरपीएफ और सभी फोर्सेस इन्वॉल्व थे। जो नक्सल की उपस्थिति को सूचना के आधार पर ये अभियान संचालित किए गए थे। नक्सल कैंप भी इसमें ध्वस्त किए गए थे। काफ़ी बड़ी मात्रा में उनका जो एक्सप्लोजिव मटेरियल्स और सामग्री वगैरह भी बरामद किए गए थे। एक और जहां देश की सरहदों की हिफाजत करने वाले जवान अपना सब कुछ देश की रक्षा के लिए कुर्बान कर देते हैं, वहीं अपने ही शहर में परेशान भी हैं। मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के रीवा से, जिसके चलते जिला मुख्यालय रीवा में कलेक्ट्रेट परिसर में फौजी ने पहुंचकर के आत्मदाह की कोशिश की है। खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की गई, जिसे तत्परता दिखाते हुए वहां पर बचा लिया गया और डीएसपी हेडक्वार्टर बीपी सिंह पर गुंडागर्दी का आरोप उन्होंने लगाया है। 3 दिन से हम खाना नहीं है, हम यहाँ आए आत्महत्या करने के लिए। हम कलेक्ट्रेट आदमी में न्याय चाहिए, मेरी जमीन चाहिए। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमारा 3 लाख का सामान उठा दिया उसने। कलेक्ट्रेट ऑफिस में पेट्रोल क्यों डाले थे? पेट्रोल डाले कि हमारे कोई न्याय सुन नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। यहाँ सब बिचे हुए हैं, पूरी पब्लिक, कलेक्टर, एसपी सारे बिचे हुए हैं। रिकॉर्डिंग है मेरे पास मोबाइल, और मोबाइल के मैं रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ कलेक्टर साहब को कि वो क्या बोल रहा है। कलेक्टर मेरे पीछे घूमता है, एसपी मेरे पीछे घूमता है, थानेदार तो कोई है ही नहीं, राजू पटेल बोलता है। नाम क्या है आपका? उसके लिए हमने आवेदन पत्र दिया था, कोतवाली को आवेदन पत्र भेज दिया गया था। टीआई कोतवाली ने 22 जनवरी को तहसीलदार को पत्र लिखा है सीमांकन के लिए। मौके पर पुलिस भी गई थी, देख क्या है एक उसमें जांच भी की जा रही है। आज ये मामला शायद एसपी ऑफिस पहुंचे होंगे। जिस तरह के इनका द्वारा मौखिक रूप से बताया गया, अभी हम लोग डीसी से बाहर ही निकले हैं, बता रहे हैं कि एसपी ऑफिस गए होंगे और वहाँ पर इस तरह की कुछ बात हुई होगी। तो वहाँ डीएसपी हेडक्वार्टर है हमारे एसडीसी, हो सकता है उनसे इनकी कोई बातचीत हुई, वार्तालाप हुआ है। इनका कहना है कि उन्होंने मुझे वहाँ से उठा दिया, भगा दिया और उसके सीसीटीवी फोटो मांग रहे हैं। इस संबंध में संज्ञान में ले लिया गया है मामले की जांच की जा रही है, क्या मामला है। अभी तहसीलदार से एडीएम मैडम भी आई थी, तहसीलदार को पाबंद कर दिया गया है कि आरआई पटवारी और पुलिस मौके पर संयुक्त रूप से जाएगी और वहाँ मौके की स्थिति देखेगी कि मामला क्या है ज़मीन का, क्यों इस तरह से विवाद ये चल रहा है और ये लोग क्यों बार बार ये शिकायत लेके यहाँ आते हैं। जानकारी लेगी। उसमें से एक व्यक्ति जो है वो आर्मी में काम करता है, उसको संवेदनशीलता से देखते हुए पूरे मामले को संज्ञान में ले। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार में बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से इशारों ही इशारों में बीजेपी पर ठीकरा फोड़ा है और अस्पताल के शिलान्यास के मौके पर पहुंचे नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के सवाल पूछा तो नीतीश कुमार ने लिस्ट ना आने का हवाला दिया। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बड़े ही सधे हुए अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा कि मंत्रियों की लिस्ट जैसे ही आ जाएगी मंत्रिमंडल का विस्तार उसी दिन हो जाएगा। जैसे ही आएगा उसी दिन उसी समय हो जाएगा।
जब आ जाएगा वह हो जाएगा। चल रहा है। तो हम लोग तो किसानों के हित में शुरू से काम करते रहे और कभी किसी को कोई कष्ट न हो इसके लिए ध्यान देते रहे, इसलिए हम लोगों के यहाँ ये बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो पंजाब हरियाणा इस तरह में जो पहले से एक परंपरा थी उसको लेकर के लोगों के मन में है और केंद्र सरकार चाह ही रही है उनको सब चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे ये बात जरूर स्पष्ट हो जाएगा और लोग जरूर इस बात से सहमत होते हुए और वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर के बंद कमरे में दिए गए वादों को लेकर कही गई बात का जवाब देते हुए ये कहा है कि उसी बंद कमरे में सत्तारूढ़ बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी फायदा हुआ है। राउत ने यह कहा है कि ये सभी जानते हैं कि अमित शाह जिस बंद कमरे की बात कर रहे हैं उसी बंद कमरे में बाला साहेब जी उन्होंने बीजेपी और कई वरिष्ठ नेताओं को हिंदुत्व के लिए अपना आशीर्वाद दिया था, जिसका पीएम मोदी ने और अमित शाह को फायदा मिला है। राज्य का कमरा है, उसी बंद कमरे से 30 साल पहले बाला साहब जी ने भारतीय जनता पार्टी को भी आशीर्वाद दिया था। उसी बंद कमरे में बड़े बड़े लोग आकर गए बीजेपी के और आशीर्वाद लेकर गए हिंदुत्व के लिए। और उसी बंद कमरे में ऐसी बातें हुई है जिससे भारतीय जनता पार्टी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह हो, सबको फायदा ही हुआ है, ये सबको मालूम है। और उसी बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे वो झूठ क्यों बोलेंगे सत्ता के लिए। देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के रेवाड़ी में भीषण सड़क हादसा होने की खबर सामने आई। हादसे में कई छात्र छात्राएं घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 352 पर रोहलाई मोड़ के निकट सोमवार की सुबह स्कूल बस और ट्राले की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और हादसे में चालक समेत दर्जनों छात्र छात्राओं को चोट आई है। सभी घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और सड़क हादसे की खबर मिलते ही घटनास्थल पर स्थानीय लोग पहुंचे। उन्होंने तत्काल बस का अगला हिस्सा हटा करके चालक को बाहर निकाला और सूचना के बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से चालक और घायल बच्चों को उपचार के लिए ट्रामा सेंटर में भेजा गया। खड़ा था और एक्सीडेंट हो गया वहाँ पर और फिर ये सब हुआ, फिर एम्बुलेंस आई और फिर हम यहाँ पे आ गए। क्या नाम है आपका? अंशिका यादव। कौन सी में पढ़ते हैं? मैं 9th में हूँ। ये कौन सी स्कूल में जा रहे थे? एपेक्स पब्लिक स्कूल पालावास। तो कितने बच्चे बैठे हुए थे उसमें? बहुत बच्चे थे, 100-110 बच्चे थे। फुल बस थी। पूरी बस भरी हुई थी, बहुत खचाखच। अब कैसी तबीयत है आपकी? आई एम फाइन, कंप्लीटली फाइन। क्या पूरा मामला है? रोडाई मोड़ पे एपेक्स स्कूल की बस सुबह स्कूल में बच्चों को लेकर जा रही थी। सामने से एक ट्रेला आ रहा था, तो ट्रेला और बस का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें अस्पताल से मुझे पता चला है कि भाई ड्राइवर को ज़्यादा चोट है, इसके अलावा सभी बच्चे नॉर्मल हैं। कितने बच्चे वैसे घायल बताए गए हैं इस एक्सीडेंट में? लगभग अब तक रिकॉर्ड के अनुसार 7 बच्चों का बात सामने आ रही है, बाकी तो MLR प्राप्त होने के बाद ही मैं क्लियर करता। स्कूल बस में कितने बच्चे थे पता चला हो? लगभग 15 से 20। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया है और रविवार को वाराणसी दौरे के बाद सीएम योगी गाजीपुर पहुंचे, जहां पर गाजीपुर आजमगढ़ सुल्तानपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करते हुए मौके पर ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए और इसके साथ ही सीएम योगी ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी की। इस दौरान सीएम योगी ने प्रदेश में माफिया राज के खात्मे की बात एक बार फिर से दोहराई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण के कार्य को 2018 में प्रारंभ की। इसके पीछे का उद्देश्य स्पष्ट है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाकर के व्यापक औद्योगिकीकरण की दिशा में पूर्वी उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाकर यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाना
और यह हम सब के सामने स्पष्ट है कि विगत एक वर्ष से पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। कोरोना महामारी के बावजूद जिस तत्परता के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के कार्य को आज संपन्नता की ओर बढ़ाया। हिसार में कोरोना से बचाव के लिए दूसरे फेज का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और स्वास्थ्य विभाग ने दूसरे फेज में अब 6,842 फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगवाने का टारगेट रखा था। इसमें पुलिस विभाग, राजस्व विभाग सहित अन्य विभागों के कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर रहे और लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई गई है। बता दें कि इसमें उपायुक्त, एसपी, डीएसपी सहित राजस्व विभाग के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भी कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कोविन पोर्टल के साथ बल्क मैसेज भेजे और दरअसल जिले में 16 जगहों पर फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना का टीका लगाया गया। चलिए, बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।